वेलकम बैक टू द क्लास। चैप्टर चल रहा है हमारा रेशो एनालिसिस, है ना, अकाउंटिंग रेशो। देखो इसके हमने दो टॉपिक कर लिए, तीसरा टॉपिक चलेगा आज। और तीसरा वाला क्या था, थर्ड वाला, आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। अब इसमें करना क्या है, हमको टोटल मिला के 9 फॉर्मूले इसमें पढ़ने हैं। अब देखो होता क्या है, आवर्त या क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब है कि बिजनेस में जितने भी फैक्टर, जितनी भी चीजें क्रियाशील रहती है, क्रियाशील मतलब जिनका आना जाना लगा रहता है, उनके बारे में अनुपात है ये। समझ गए वाली बात? ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट वाला है स्कंद, आवर्त अनुपात, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। हिंदी में इसको बोल सकते हैं बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस हमको दो बात समझनी है, बेचे गए माल की लागत कैसे निकलती है और औसत स्कंद कैसे निकलता है ना। बात समझो बेहतर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो माल आपने मार्केट में बेचा है, एक्चुअल में वो कितने रुपए का आपको मिला था या कितने रुपए का आपने उसको बनाया था। एग्जाम्पल समझो, अगर मानो कोई 10 यूनिट है और ये 10 यूनिट आपने 100 रुपए की मार्केट में सेल की हैं, ठीक है, तो क्या 10 यूनिट आपने 100 रुपए में बनाई होंगी? कम में बनाई होंगी, तभी तो 100 रुपए में बेचेंगे, प्रॉफिट लेने के बाद बेचेंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि इसमें जो है 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने रुपए का बनाया होगा? 80 का। तो जितने रुपए में माल तुमने बनाया वही क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माल को बनाने में जितना खर्चा आया वो कितना है? 80। 20 का प्रॉफिट, 100 रुपए में सेल कर दिया, तो हमको 80 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास सेल्स दी है तो सेल्स में से माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। पहला तरीका ये है। एक दूसरा तरीका भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का। ओपनिंग स्टॉक। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसी वैल्यू तुमको दी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना माल खरीदा वो लिखो इसमें, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक होता है पहले से माल, और कितना खरीद लिया वो, कितना एक्सपेंस किया वो, और कितना बचा लिया। तो बीच का माल कहाँ? वो बेच दिया गया माल है, तो जो बेच दिया गया उसकी कॉस्ट आ जाएगी निकल के। तो इन दो तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात आती है एवरेज स्टॉक की। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक का मतलब है औसत स्कंद। अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि भाई एक संख्या 20 है, एक 10 है, इनका औसत बताओ। औसत कैसे निकालते हैं? भाई दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 30, और 30 में भाग कितने का लगाओ? 2 का, तो कितना आंसर आ गया? 15। कहने का मतलब है संख्याओं को जोड़ो और उनमें भाग लगा दो जितनी वो संख्याएं हैं, औसत निकल जाता है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक तो दो ही होते हैं ना, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो,
आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं बताता वो, कि ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, एक ही संख्या देता है और बोलता है स्टॉक कितना है। तो जब एक संख्या दी होगी ना, तो आपको ये मानना है कि वो अपने आप में एवरेज ही दिया है, एवरेज निकालना नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं इधर। यदि प्रश्न में स्टॉक का मूल्य एक बार दिया है तो वह औसत स्टॉक या स्कंद ही होगा। मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरी बात एक और समझनी है तुमको, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना तो दिया होता है ना ही ये फॉर्मूले फिट हो पाते हैं, मतलब ना तो आप निकाल सकते हो ना दिया होता है। तो जब ये ना दिया हो और ना आप निकाल सकें तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। पता कैसे पड़ेगी? क्वेश्चन में सेल्स दिया, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ये वैल्यू भी नहीं दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं पाएंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकाल सकते हैं हम, तो हम सेल्स से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे आप सेल्स भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ये नहीं निकल पाता तुमसे तो इससे भी निकाल सकते हो। ये बेचे गए माल की लागत ना तो क्वेश्चन में दी है और ना ही इन फॉर्मूले से आप निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ डिजिट मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, जो भी नहीं दिया आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप सेल से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक रख दो, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे सेल्स रख दो बस, ठीक है। लेकिन याद रहे एक तो कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में निकल ही नहीं रहा है, एक ये है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं। वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, और आप नहीं निकाल पा रहे हैं तब ये फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, क्वेश्चन से ही नहीं निकलेगा तो ही लगाना है ये, ऐसा नहीं कि आप ही नहीं निकाल पा रहा तो भी लगा दिया, ये ऐसा नहीं है। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल रखता हूं तुम्हारे लिए। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझ लो इस फॉर्मूले को, साथ के साथ एग्जाम्पल हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी बात। मैंने इधर लिखा एक फर्म की बिक्री 2 लाख रुपए की है, इसमें सकल लाभ 10% है। प्रारंभिक व्यय अंतिम रहतिया का मूल्य क्रमशः 10,000 एवं 20,000 रुपये है। स्कंद आवर्त अनुपात बताओ। आपको याद ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। क्या पूछा है आपसे? स्कंद आवर्त अनुपात, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना इसको, स्टॉक टर्न ओवर रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और अपॉन में आएगा एवरेज स्टॉक। अब बात क्या समझनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के 2 तरीके हैं मेरे पास। कौन से तरीके हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग तो है लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना ही परचेज है, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला बचा क्या? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में सेल्स भी है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी है। अगर किसी वजह से सेल्स होती और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता तो फिर ये फॉर्मूला आ जाता। ऐसे चेक करना है। अब तो इसमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितने का है? 2 लाख का,
माइनस कितना है ये 10%, तो भाई 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000 रुपया। बचेंगे कितने 1,80,000 रुपया। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब एक ऐसा ही हमको निकालना है क्या, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है 10,000 प्लस ये कितना है 20,000 डिवाइड बाई 2, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15,000। दोनों वैल्यू हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में कर देना पुट। कितना आएगा ये 1,80,000 डिवाइड बाय 15,000। देखो 1 2 3 2 3 3 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास 180 डिवाइड बाई 15। अगर ये पूरा भाग लग जाता है तो पूरा भाग लगा दो, पूरा भाग नहीं लग पाता है तो बटे में संख्या आएंगे, है ना। देखो कैसे लगाएंगे इसका भाग, 180 डिवाइड बाई 15, 15 कम 15 कितना बचा 3, 0 कॉपी किया, 15 दूनी 30, कितना आ गया 12 टाइम। आवर्त वाले जो भी पोर्शन है, आवर्त वाले जो भी फॉर्मूले उनमें सब में टाइम आएगा, पूरा पूरा भाग लगा के। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक, करो कॉपी। चलो अगला वाला जो फॉर्मूला है नंबर 2, उसको बोलते हैं देनदार आवर्त अनुपात। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक खास बात तुमको बताता हूँ, ये जो आवर्त वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इनमें जिसका आवर्त पूछा जाता है वो हमेशा बटे में ही आता है। अगर स्टॉक आवर्त पूछेगा तो स्टॉक हमेशा बटे में आएगा, भाग में आएगा। देनदार आवर्त पूछेगा, देनदार हमेशा भाग में आएगा। लेनदार पूछेगा, लेनदार हमेशा, जिसका आवर्त पूछेगा वो हमेशा भाग में ही आएगा। और ऊपर 95 कंडीशन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स आती है। तो फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं हो पाओ कभी भी, है ना, इसके फॉर्मूले में। ठीक है, अब बात ये करो कि नेट क्रेडिट सेल ही हमने क्यों लिखा है यहाँ पे। देनदार किससे बनते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं तब देनदार बचते हैं। तो हमेशा उधार माल बेचने से देनदार बनेंगे, तो हमेशा ऊपर क्या आएगा उधार माल बेचा गया, और नीचे क्या आएगा एवरेज में डेटर्स आएगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू बनती कैसे हैं। ये जो नेट क्रेडिट सेल है इसका मतलब है उधार बिक्री। अब उधार बिक्री बनेगी कैसे, टोटल सेल माइनस कैश सेल। टोटल सेल भी माना 10 लाख रुपए की, उसमें से आपने नगद बेचा 2 लाख का, तो उधार कितने का बेचा सिर्फ 8 लाख का, तो उधार वाला लेना है हमको। और माइनस सेल्स रिटर्न, अगर कोई व्यक्ति वापस कर गया है माल को खरीदने के बाद में तो वो भी हमको घटाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनेंगे, इनको बोलते हैं औसत व्यापारिक प्राप्य। इसमें 2 वैल्यू इंक्लूड होती है, एक तो होता है इसमें इंक्लूड डेटर्स और क्या होता है BR प्राप्य विपत्र। ऐसी कोई भी अमाउंट जो बैलेंस शीट के असेट साइड आती हैं और जिनसे इन फ्यूचर हमको पैसा मिलने वाला है, वो सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। एवरेज कैसे बनाएंगे इसका, एवरेज बनता है ओपनिंग डेटर्स या BR दोनों में से जो भी आ जाए प्लस क्लोजिंग डेटर्स या BR दोनों में से जो भी आ जाए या दोनों डिवाइड बाई 2। एवरेज निकलने का तरीका यही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अगर किसी वजह से क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी और सिंगल एक ही वैल्यू दे रखी तो वो अपने आप में एवरेज ही रहेगी जैसे स्टॉक में थी। क्लियर है यहाँ तक बात में, ठीक है। अगर किसी वजह से नेट क्रेडिट सेल तुमको नहीं दिया है, उधार बिक्री ना तो दिया है और ना ही तुम निकाल सकते हो, तो इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो, टोटल सेल।
डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये वैल्यू रख सकते हो। अब क्वेश्चन से समझो कैसे आएगा। मैंने इधर लिखा एक फर्म की कुल बिक्री 10 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख रुपए नगद बिक्री है। फर्म के देनदार 50,000 रुपए के हैं। देनदार आवर्त अनुपात बताओ। मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला आपसे पूछा सबसे पहले वही लिखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या पूछा आपसे? देनदार आवर्त अनुपात। इसको बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो, और इसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें नेट क्रेडिट सेल निकालने का क्या फॉर्मूला है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या? टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगर किसी वजह से टोटल सेल दिया है और कैश सेल नहीं दिया, साथ में सेल्स रिटर्न भी नहीं दिया, तो आप क्या मानेंगे कि ये जो नेट क्रेडिट सेल है इसकी जगह पे टोटल सेल रख देंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको कुल बिक्री दे रखी है और नगद बिक्री भी दे रखी है, दोनों वैल्यू दी है, तो नेट क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो अब यहाँ से निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल। कैसे निकलता है? टोटल सेल माइनस कैश सेल। सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो लिखना भी नहीं है। टोटल सेल कितने का है? 20 लाख का। नगद कितना बेचा? 2 लाख। कितना बचा? 18 लाख रुपया। अब अगली बात क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने की। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में 2 वैल्यू होती हैं, डेटर्स और बीआर। इस क्वेश्चन में बीआर कहीं है नहीं, डेटर्स है बस। अब डेटर्स में 2 वैल्यू होनी चाहिए, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स। इसमें देनदार तो दिए हैं लेकिन एक ही बार दिए हैं, ना तो ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया, और ना उसने बोला है कि ये ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। तो मैंने बताया था कि अगर अकेली वैल्यू दी है और ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोला है तो ये अपने आप में क्या है? फिर एवरेज ही है। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है? 50,000 रुपया। निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है पहले से। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब इस दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो कितना है? नेट क्रेडिट सेल 18 लाख, ये कितना है? 50,000। सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3, इससे इसको काटेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 180 डिवाइड बाई 5। अब 5 का भाग लगाना है 180 में। इधर लगा के देखते हैं। लो 36 टाइम। बताओ, बात आ गई समझ में? ठीक है, देखो अगला फॉर्मूला है नंबर 3। औसत संग्रह अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है? जब देनदार आवर्त अनुपात निकाला जाता है ना, तो साथ में हमको ये भी निकाला जाता है औसत संग्रह अवधि। इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि जितना माल आपने बेचा है उधारी में, उस उधारी का पैसा कितने दिन बाद आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, कम टाइम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपका उधारी का पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। तो ये जो अवधि है, ये अवधि निकाली जाती है या तो डेज में निकाली जाएगी, कितने दिनों में पैसा वापस मिलेगा। तो डेज का मतलब है कि या तो 360 के अकॉर्डिंग या 365 के अकॉर्डिंग।
पूरी साल में कितने दिन, 360 या 365। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 360 के अकॉर्डिंग निकाल दो, और कुछ बोल दिया 365 के अकॉर्डिंग निकाल दो। अब अगला क्या है, मंथ के अकॉर्डिंग निकलवाएगा, तो मंथ में क्या रहेगा, 12 मंथ के हिसाब से निकलवाएगा। अगला रहेगा वीक के हिसाब से, तो वीक कितने रहेंगे, 52। इसमें 365 360 जो क्वेश्चन में तुमको बताएगा, 360 365 तुमको क्वेश्चन बताएगा, कभी कभी 360 से निकलवाता है, कभी कभी 365 से निकलवाता है। एक डेट और होती है 366 दिन, इससे नहीं निकलवाएगा, जिस दिन लीप ईयर होती है उसमें नहीं निकलवाएगा, या तो 360 में निकलवाएगा, 365 में निकलवाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, जो देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को पलट के लिख दो बस, वही इसका फॉर्मूला है। कौन सा 92, अच्छा ये देखो फॉर्मूला क्या है देनदार आवर्त अनुपात का, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसको पलट के लिखना है हमको। कैसे पलटेंगे इसको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स और मल्टीप्लाई बाय टाइम, इनमें से कोई टाइम जो पूछेगा वो, ठीक है। हाँ, तो अब ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तुमको निकालना आता है, पिछले फॉर्मूले में सीखा। नेट क्रेडिट सेल निकालना आता है, पिछले फॉर्मूले में सीखा। अब क्वेश्चन से समझो इसको कैसे निकालेंगे। उसने लिखा, हाँ, एक फर्म की उधार बिक्री 1 लाख रुपए है तथा प्रारंभिक देनदार 20,000 रुपये एवं अंतिम देनदार 30,000 रुपये है। औसत संग्रह अवधि बताओ। अब इसमें लिखा, यदि वर्ष के माह 12 है। अब मंथ में पूछने की कोशिश तुमसे कर रहा है वो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो क्या क्या हमको चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज कैसे निकलता है, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार डिवाइड बाई 2। तो पहले यही निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना है, 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा, 25,000। अगली बात है नेट क्रेडिट सेल। ये ऑलरेडी हमको दिया, उधार बिक्री कितनी है, 1 लाख रुपए की, निकालने की इसको जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में पुट करो, कैसे पुट करेंगे, एवरेज कितना है 25,000 डिवाइड बाई 1 लाख, मंथ की पूछ रहा है तो 12 का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 1 2 3, बचेगा क्या हमारे पास, 25 बटे 100 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऐसे काट दिया। आगे सॉल्व करके कितना आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। 4 से काटने कितनी बार, 3 बार, तो क्या बचेगा, 1 गुणा 3 बराबर 3। मंथ में पूछा तो आंसर किस में आएगा, मंथ में। 3 महीने में पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है।